हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता और मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मिस्ट्रीज मूवी पसंद है तो आज मैं प्राइमल फियर नाम की 1996 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री मूवी लेके आई हूँ। वन ऑफ बेस्ट ट्विस्टेड मूवी है और IMDb पे इसे 7.4 की रेटिंग है। मूवी शुरू होती है तब हम मार्टिन वेल इस फेमस हाई प्रोफाइल लॉयर को देखते हैं। हाई प्रोफाइल केस लेके उसके थ्रू स्पॉटलाइट होके फेमस होना ये उसकी हॉबी थी। लेकिन इसी दरम्यान हम एक ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि एक 19 साल के लड़के ने आर्क बिशप रशमन का बेरहमी से खून किया है। इस लड़के ने ऑलमोस्ट 80 बार उनके शरीर पे वार किए थे। इतना ही नहीं, इस लड़के ने चाकू से उनकी छाती पे एक नंबर भी लिखा था, B832156। आर्च बिशप रशमन ये काफी हाई प्रोफाइल इंसान थे, इसीलिए ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। इस मर्डर लोकेशन से ये लड़का भाग गया था और पुलिस उसका पीछा कर रहे थे। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए वेल डिसाइड करता है कि उस लड़के का वकील बन के उस लड़के को बचाने की कोशिश करेगा। उस लड़के का नाम था एरॉन और वो एक अल्टर बॉय था, यानी चर्च में काम करने वाला लड़का। इसीलिए वेल इस केस को फ्री में लड़ने का डिसाइड करता है। एरॉन से वो मिलता है और उसके बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता है और पता चलता है कि एरॉन सड़कों पे भीख मांगता था और एक दिन आर्च बिशप रशमन ने उसे अपने आश्रम में आसरा दिया। आश्रम में बाकी लड़के और लड़कियां भी थी। इन्हीं को अल्टर बॉय कहते थे। एरॉन के लिए रशमन पिता समान थे, वो कभी भी उन्हें मार नहीं सकता। एरॉन दरअसल एक शांत लड़का था, हमेशा हकलाते हुए बात करता। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि गलती से भी इसने आज तक मच्छर भी नहीं मारा हो। तो वेल हमेशा अमीर लोगों के केसेस लड़ता था। उसके क्लाइंट गुनहगार हो या ना हो वो उन्हें बचाने की कोशिश करता, लेकिन कभी मर्डर केस नहीं लिया था। और जब बेगुनाह एरॉन को देखता है तब उसे काफी दया आती है और वो सोच के रखता है कि इसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। आगे पूछताछ के वक्त मर्डर वाला किस्सा एरॉन बताता है कि रशमन अपने प्राइवेट लाइब्रेरी में थे और एरॉन तभी बाहर से गुजर रहा था। एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दी और इसीलिए वो लाइब्रेरी में वापस आया। तभी रशमन ऑलरेडी डेड थे, लेकिन उसी दरम्यान एरॉन को ब्लैकआउट हुए और वो बेहोश हो गया। इसी बीच में क्या हुआ वो उसे कुछ भी याद नहीं। दरअसल यहाँ पे एरॉन को अमनीशिया की बीमारी थी, उसे ब्लैकआउट्स आते थे और उसके दरम्यान क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। एरॉन के मुताबिक रूम में कोई तीसरा आदमी था जिसने रशमन को मारा है। जब उसे होश आया तब उसे दिखा कि पुलिस आने वाले हैं और ये खुद खून में लथपथ था, इसीलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी जगह हम जॉन नाम के स्टेट सेनेटर को देखते हैं जो कि रशमन का काफी अच्छा दोस्त था। वो प्रोसिक्यूशन लॉयर के लिए जैनेट नाम के लड़की को हायर करता है। उसे एरॉन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी थी। यहाँ पे जैनेट वेल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब अगले दिन इस केस की फर्स्ट हियरिंग होती है जहाँ पे वेल एरॉन के साइकाइट्रिस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए वक्त मांगता है। वेल का कलीग टॉमी रशमन के आश्रम में जाता है जहाँ पे एरॉन रह रहा था और एरॉन के रूम की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी अचानक से कोई की इयररिंग्स आ जाती है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद टॉमी को रूम में एक लड़की की फोटो मिलती है जिसपे लिंडा लिखा हुआ था। वो वेल को दिखाता है और फिर वेल जेल जाकर एरॉन को वो इयररिंग दिखाता है। तो एरॉन कहता है कि ये इयररिंग एलेक्स नाम की लड़के की होगी। एलेक्स भी उसी की तरह अल्टर बॉय था और वहीं पे रहता था। फिर वो उसे लिंडा की तस्वीर दिखाता है तो एरॉन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब एरॉन को बार बार ब्लैकआउट आ रहे थे, इसीलिए वेल डॉक्टर मॉली नाम की साइकाइट्रिस्ट हायर करते हैं और वो उसे एग्जामिन करने लगती है। अब यहाँ पे वेल का मकसद यही था कि कोई भी और दूसरा इंसान रशमन को मार सकता है या नहीं ये दिखाना, ताकि एरॉन पर से शक की सुई निकल जाए। इसीलिए वेल अपनी टीम को वो नंबर जो था उसकी छाती पे लिखा हुआ था चाकू से, उसकी तलाश करने के लिए कहता है। तो उसके टीम को रशमन की चैरिटी फाउंडेशन के साउथ रिवर की एक डील की फाइल मिलती है जिसका नंबर भी सेम था। और यहाँ पे हमें आर्च बिशप रशमन की बैकग्राउंड पता चलती है कि वो एक करप्टेड इंसान था, खुद एक बड़े पोजीशन पे था, इसीलिए उसने एक चैरिटी ओपन की थी। अब वो बिशप होने के कारण उस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन इस चैरिटी के इन्वेस्टर गवर्नमेंट के बड़े बड़े करप्ट ऑफिसर्स थे, जैसे कि जॉन उसका बेस्ट फ्रेंड। ये सब लोग चर्च के नाम पे आसपास की सारी जमीन हथिया रहे थे, लेकिन साउथ रिवर यानी ये जो डील थी जिसका नंबर उसके छाती पे लिखा हुआ था वो दरअसल खुद चर्च की ही जगह थी और जॉन उसे खरीदना चाहता था, लेकिन रशमन ने ये जमीन देने से इनकार किया, जिसके कारण जॉन को काफी पैसे गंवाने पड़े और इसी बात के कारण दोनों दोस्तों में दुश्मनी बढ़ गई थी और वेल को लगने लगता है जॉन ने ही रशमन को मारा होगा। अब कोर्ट में वेल ये साबित करने पे तुला होता है कि किसी और ने ये मर्डर किया है, क्योंकि एरॉन के पास मर्डर करने का कोई मोटिव ही नहीं है। इसीलिए मर्डर के उस दिन कोई तीसरे बंदे होने की पॉसिबिलिटी वो जताता है। लेकिन तभी जैनेट
पुलिस से एक एक करके एविडेंस पे बात करती है और जो छाती पे नंबर लिखा था उसके बारे में वो पुलिस से पूछती है। तो पुलिस बताते हैं कि दरअसल जो नंबर छाती पे लिखा हुआ था वो एक बुक कैटलॉग का कोड है और ये बुक रश्मन के प्राइवेट रीडिंग रूम में मिली थी जो कि चर्च के बेसमेंट में ही थी। इस बुक का नाम था स्कारलेट लेटर और उसके 156 पेज पे एक मैसेज अंडरलाइन किया होता है। उस पैसेज का मतलब कुछ ऐसा था कि हर एक आदमी के दो चेहरे होते हैं, एक वो चेहरा जो वो भीड़ को दिखाता है और एक दूसरा शैतानी चेहरा जो उसके प्राइवेट लाइफ में होता है। अब इस पैसेज को अंडरलाइन किसने किया ये चीज वो एरॉन से पूछता है, तो एरॉन को उस बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यानी यहाँ पे उस एक नंबर के दो मतलब निकलते हैं, एक वो जो वेल ने ढूंढा था और वो जॉन को मर्डरर साबित कर रहा था और दूसरा जो पुलिस ने ढूंढा था। अब इसके कारण कोर्ट का एरॉन पे शक बढ़ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर मॉली का सेशन चल रहा था जिसमें वो बार बार लिंडा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन हर बार लिंडा की बात एरॉन टाल रहा था। लिंडा कहाँ पे है, वो जेल में इससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर बार बार पूछने लगती है और एक पॉइंट ऐसे आता है कि एरॉन काफी गुस्सा हो जाता है और गंदे शब्दों में डॉक्टर मॉली को कुछ सुना देता है। ये सुनते ही डॉक्टर को शक होने लगता है कि एमनीशिया से ज्यादा कुछ होगा इसे। तो दूसरी तरफ वेल और टॉमी एलेक्स को पकड़ के उस रूम में उस दिन वो क्यों था इसका कारण पूछते हैं। तो एरॉन कहता है कि वो एक अडल्ट टेप ढूंढ रहा था। उस अडल्ट टेप में 3 लोग थे, एलेक्स खुद, एरॉन और लिंडा। इन तीनों की वो होम अडल्ट मूवी थी जिसे खुद रश्मन ने बनाया था जबरदस्ती। वो कहता है कि आश्रम में जितने भी लोग थे उनसे वैसे ही चीजें वो करवाता था और उसके घर में जितने भी कैसेट पड़ी है उसके बीच में आपको ये अडल्ट मूवी का सीन दिख जाएगा। इसीलिए वेल रश्मन के घर जाके एक कैसेट चुराता है। वो कैसेट उसकी टीम देखती है और यहाँ पे पता चलता है कि रश्मन जबरदस्ती अपने आश्रम के लड़के और लड़कियों से ऐसे अडल्ट मूवी बनवाता था और खुद एंजॉय करता था उन्हें, यानी उनका फिजिकल अब्यूज करता था। अब दोस्तों यहाँ पे ये प्रूफ अगर पुलिस के हाथ लग गया तो केस का रुख पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरॉन का अब्यूज हो रहा था, यानी उसके पास रश्मन को मारने का मोटिव था, यानी वेल ही केस हार सकता था। इसीलिए गुस्से में वो एरॉन से मिलने के लिए जाता है। उस वक्त डॉक्टर मॉली स्टेशन में थी तो वेल उसका कैमरा ऑफ करता है और गुस्से में एरॉन पर चिल्लाने लगता है कि उस टेप के बारे में अभी तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बार बार चिल्लाने के बाद एरॉन अपना सर पकड़ के रोने लगता है और अचानक से एक नए पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका हकलाना बंद हो जाता है। वो अपना नाम रॉय बताता है। रॉय वेल को मारने लगता है, कहता है अपना चिल्लाना बंद करो और मुझसे अच्छे से बात करो। आगे रॉय कहता है कि एरॉन एक नंबर का डरपोक आदमी है, कुछ काम उससे होता नहीं है। जब भी वो डर जाता है तब मुझे बुलाता है और मैं आता हूँ। वो क्या किसी को मारेगा, किसी को मारने के लिए मर्द बनना चाहिए। रश्मन को मैंने मारा है। अब ये सब कुछ देख और सुनकर वेल हैरान हो जाता है, यानी यहाँ पे एरॉन ने ही रश्मन को मारा था और उसने ये अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। इसी बीच में वेल उस टेप के बारे में पूछता है तो रॉय घुस के उनसे काम करवाता था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब यहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद वेल शॉक था, क्योंकि अभी तक वो एरॉन को बेगुनाह समझ रहा था। क्या करे समझ नहीं आता। इसीलिए डॉक्टर मॉली उसे कहती है कि देखो ये क्रिमिनल नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है और इसे सजा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे केस के बीच में ही वेल कोर्ट में पागलपन की दलील नहीं कर सकता था, इसीलिए वो प्लान करके जो टेप रहती है वो जेनेट के घर भिजवाता है। जेनेट वो टेप देखती है और वेल के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है कि वो खुद इस टेप को कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रहा है। यहाँ पे जेनेट को भी पता था कि अगर एक बार टेप सामने आती है तो ज्यूरी एरॉन के प्रति सिंपैथी दिखाएगी और शायद वो छूट सकता है। इसीलिए पहले तो वो टेप नहीं दिखाने वाली थी, लेकिन जॉन आके उसे धमकाता है कि तुम जल्द से जल्द ये केस जीतो और एरॉन को सजा दो। इसीलिए वो अगले दिन कोर्ट में टेप का जिक्र करती है। यहाँ पे वेल को अच्छी तरीके से पता था कि वो अब एरॉन को डिफेंड नहीं कर सकता, इसीलिए वो ये सब कुछ जेनेट के थ्रू करवा रहा था। यहाँ पे वेल का पैतरा ये होता है कि वो रश्मन के अब्यूजिव नेचर को कोर्ट के सामने साबित करेगा और ये भी बताने की कोशिश करेगा इसमें जॉन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल था और इस मर्डर का इल्जाम कहीं ना कहीं वो जॉन पे डालना चाहता था। तो वेल अगले दिन जॉन को कटघरे में खड़ा करता है और उससे पूछता है कि तुम स्टेट सेनेटर हो।
रशमन बच्चों को अब्यूज करता था, उनकी फिल्में बनाता था, इसके बावजूद इतने बड़े पोस्ट पे होने पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कभी कोई भी केस भी नहीं आई उसके खिलाफ। तो जॉन कहता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों यहाँ पे जॉन को सब कुछ पता था, लेकिन वो खुद की इमेज रखने के लिए झूठ बोल रहा था। फिर वेल कोर्ट को कुछ सालों पहले का एक सबूत दिखाता है जिसमें रशमन के खिलाफ एक केस हुआ था और वो सबूत जॉन ने ही मिटाए थे। यानी ये साबित हो जाता है कि जॉन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। लेकिन यहाँ पे जेनेट ऐतराज जताती है क्योंकि वेल यहाँ पे केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। भले ये साबित हो जाए कि जॉन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसका मर्डर उसने किया ये साबित नहीं हो रहा था। इसीलिए कोर्ट जॉन के गवाही को इग्नोर करती है और वेल को भी फाइन लगाती है। इनफैक्ट यहाँ पे उस टेप के कारण ये साबित हो जाता है कि एरॉन ने ही रशमन को मारा है। वेल अपना आखिरी पैतरा आजमाता है और डॉक्टर मॉली को क्वेश्चन करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि एरॉन को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे ना तो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, ना ही कोई सबूत था, और तो डॉक्टर मॉली को इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब वेल केस हार रहा था, उसे बेचारे एरॉन को कैसे भी बचाना था, क्योंकि बचपन में अब्यूसिव पिता और बड़े होने पर रशमन की फिजिकल अब्यूज के कारण ही उसने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप किया था। वेल अपना आखिरी पैतरा आजमाता है और एरॉन को क्वेश्चन करने के लिए बुलाता है। धीरे धीरे वो एरॉन को उकसाने लगता है, जब तक उसके चेहरे का रंग नहीं बदलता तब तक, क्योंकि वेल को पता होता है कि रॉय तभी सामने आएगा जब वो गुस्सा होगा। वेल उसे गुस्सा तो दिलाता है और बाद में जेनेट आ जाती है और वो एरॉन से सवाल करने लगती है। दोस्तों यहाँ पे अब तक जेनेट को यही लग रहा था कि इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है और बस एक नॉनसेंस चीज है, और वो भी उसे उकसाने वाले सवाल पूछने लगती है ताकि गुस्से में वो अपना जुर्म कबूल करे। सवालों के बीच में जेनेट एरॉन को बहुत कुछ कह देती है, इतना भी कहती है कि तुम रशमन के सर्कस के जानवर हो, तुम्हारी जगह पे अगर मैं होती ना तो मैंने भी उसे शायद 80 बार मारा होता, जब तक उसकी आंखें और गट्स पूरा बाहर नहीं आता तब तक। ये सारी बातें सुन के धीरे धीरे एरॉन का खून खौलने लगता है, ये पूरा माहौल हीटेड हो जाता है। और आखिरी में जेनेट कहती है कि फिर भी अगर रशमन नहीं होता ना तो आज तुम गली के किसी कोने पे पड़े भीख मांग रहे होते। ये सुनते ही एरॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉय की पर्सनालिटी बाहर आती है, पूरी तरीके से उसे मारने ही वाला था। सारे पुलिस उसके आसपास आते हैं और कैसे तैसे जेनेट को छुड़ाते हैं। ये देख के खुद वेल भी हैरान होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उस पे वार करेगा। यहाँ पे उसका हकलाना बंद हुआ रहता है। जज भी ये सब कुछ देख के डर जाती है और रॉय की पर्सनालिटी रियल है ये साबित हो जाता है। आखिरी में जज अपने प्राइवेट रूम में फैसला सुनाती है कि वो एरॉन को बेकसूर मानती है और उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज देगी। तो दूसरी साइड पे जेनेट बहुत ही डेवास्टेटेड थी, वो केस हार गई थी, अपना जॉब भी उसका छूट गया था। अब वेल एरॉन से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे कोर्ट रूम में क्या हुआ था ये पूछता है। तो एरॉन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे वापस ब्लैकआउट हुआ था। तो वो कहता है कि तुमने जेनेट पे हमला किया बस, लेकिन खुशखबरी ये है कि तुम रिहा हो गए हो और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वेल जैसे ही जेल से बाहर जाने लगता है तभी एरॉन कहता है मिस्टर वेल, मिस जेनेट को मेरी तरफ से सॉरी कहना, मैंने ऑलमोस्ट उनको मार ही डाला था, उनकी गर्दन मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ रखी थी। अब ये सुनते ही वेल हैरान हो जाता है क्योंकि एरॉन को तो ब्लैकआउट हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो वापस जाके उसे पूछता कि तुम्हें कैसे पता ये, और तब मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ओपन होता है कि यहाँ पे एरॉन हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ उसका खेल था, उसे कोई भी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे एरॉन की जो पर्सनालिटी थी वो उसने जस्ट एक महज लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई हुई थी। ये सुनते ही वेल के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने ही उसे मारा था और उसके छाती पे जो नंबर लिखा था वो बुक का ही था और बुक को भी मैंने ही हाईलाइट किया था ताकि पुलिस और लोगों को पता चले कि रशमन की एक दूसरी पर्सनालिटी है जिसमें वो लोगों के साथ ये सब कुछ करता है। उसे आगे ये भी पता होता है कि पुलिस या वकील को वो टेप के बारे में तो पता चल ही जाएगा क्योंकि इतना बड़ा सबूत तो छुप के नहीं रह सकता। लेकिन सबूत मिलने के बाद उसे खुद सजा हो सकती है, इसीलिए उसने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाटक किया था। उसे ये भी पता होता है कि गवर्नमेंट भले ही गुनहगार है, उसे कोई ना कोई वकील तो दे ही देगी ताकि दोनों साइड से फेयर केस हो। ये सुनते ही वेल के होश उड़ जाते हैं और जिंदगी में पहली बार वो गिल्टी फील करते हुए कोर्ट से बाहर जाता है क्योंकि बाकी के केस में उसे पता रहता है कि सामने वाला गुनहगार है, लेकिन यहाँ पे उसने एरॉन के ऊपर भरोसा किया था और उसने उसका फायदा लिया।
आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या एरॉन को सजा होनी चाहिए या नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक साईफाई मूवी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।